ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूं और पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखे थे, है ना। क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। आइए सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि पिछली कक्षा में हमारे क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, है ना, जहां पर हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ एक नया नवेला राज्य है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना तिथि देखे थे कि अपन, ठीक, कब थी स्थापना तिथि? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, उसके बाद क्या देखे थे? कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वें क्रम का राज्य है, ऐसा हमने देखा था क्या? तो हाँ, बिल्कुल देखे थे। तत्पश्चात जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसकी मातृ राज्य कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की मातृ राज्य मध्य प्रदेश है क्या, जिसका 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के हम अलग हुए हैं, कल पूरे तरीके से देखा था हमने। ठीक, इसके पश्चात जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए विधायी प्रक्रिया क्या अपनाई गई। तो विधायी प्रक्रिया में सबसे पहले हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, यह भी हमने देखा था कल। इसके पश्चात आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़ के हमने छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और कौन से क्रम में है? तो 9वें क्रम में है, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हम लोग देख लिए थे क्या? छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या। और छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या देखने के बाद हम आगे बढ़ गए थे 2,55,45,198, जो कि मैंने आपको बताया था कि सन 2011 की जनगणना पर आधारित है और जब तक 2026-27 की जनगणना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक के उसी आंकड़े को आधार मान करके हमको चलना है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ के जनसंख्या देखने के बाद में राज्य के प्रतीक चिन्ह पर चर्चा की थी। किस पे चर्चा किए थे? तो राज्य के प्रतीक चिन्हों पर हमने चर्चा की थी। ठीक, राज्य के प्रतीक चिन्हों पर चर्चा की थी भाई, जिसमें से प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या देखा था हमने? तो राज्य का प्रमुख राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सी है, और राजकीय गीत कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये देखे थे हम। इसके बाद राज्य चिन्ह पर भी चर्चा किए थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किन किन रंगों का क्या महत्व है और कौन कौन से साइंस का प्रतीक चिन्हों का क्या महत्व है, ये सब हम देखे थे। अभी हाल ही की बात अगर हमको बता दी जाए आपको, तो छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य तितली जैसा भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसके लिए वोटिंग चल रही है, तो आप भी जाकर के वहां पे वोट कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य तितली का चयन आपके द्वारा किया जा सकता है ताकि हम यहाँ पे उसको उठा करके पढ़ सकें। ठीक। सॉरी। इसके बाद हमने क्या देखा था? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा था हमने। और प्रशासनिक व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे बड़ी संरचना राज्य होती है, राज्य का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। फिर राज्य को डिवाइड किया था हमने किसमें? राज्य को डिवाइड किया था हमने संभागों में। संभाग का प्रमुख कौन होता है? संभाग आयुक्त। फिर संभाग को तोड़ा था जिलों में, जिले का प्रमुख जिलाधीश या कलेक्टर। फिर जिले को तोड़ा था हमने किसमें? तो जिले को तोड़ा था हमने अनुविभाग में। अनुविभाग में अनुविभागीय दंडाधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिसे हम SDO-R या SDM के नाम से, प्रचलित नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अनुविभाग को तोड़े थे तहसील में, जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन होता था? तहसीलदार होता था। फिर उसके बाद उसको हमने डिवाइड किया था किसमें? तो उप तहसील, नायब तहसीलदार। तत्पश्चात राजस्व निरीक्षक क्षेत्र या राजस्व क्षेत्र बोले थे, जहां पे RI बैठता है। फिर पटवारी हल्का सॉरी, फिर पटवारी हल्के में विभाजित किए थे, जिसका प्रमुख पटवारी होता है। उसके बाद आगे बढ़े थे और कहां चले गए थे? ग्राम में, और ग्राम का प्रमुख कोतवाल होता है। तो इस प्रकार हमने पूरी की पूरी प्रशासनिक संरचना देखी थी कल। इसके बाद थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किए थे क्या? क्या किए थे? तुलनात्मक अध्ययन। ये सब मेन हेडिंग थे जो कि कल हम पढ़े हुए थे।
ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में हमने क्या किया था, सन 2000 से वर्तमान की तुलना की थी, संभागों की संख्या में, तहसीलों की संख्या में, जिलों की संख्या में। तो सन 2000 में संभागों की संख्या 3 थी, वर्तमान में संभागों की संख्या 5 है। 2000 सन 2000 में जिलों की संख्या 16 थी, वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। ये हम कल पढ़े थे। इसके बाद आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि जो तहसील है वो पहले 96 हुआ करते थे और वर्तमान में 250 से अधिक हो चुके हैं। विकास खंड 146 थे, अभी भी 146 है। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा था अनुविभाग, तो वर्तमान में 117 अनुविभाग छत्तीसगढ़ में मौजूद है, ये हमने देखा था, है ना। इसके बाद आगे बढ़ गए थे और छत्तीसगढ़ का मैप बनाया था हम लोगों ने, और छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोगों ने संभागों का अध्ययन किया था कि भाई छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संभाग कहां पर है, कौन कौन से जिले किस किस नामों से जाने जाते हैं, ये सब हमने कल चर्चा की थी। तो छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जिलों की संख्या सॉरी एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है। पूरे के पूरे 33 जिलों को हमने देखा था मैप में कि कौन सा जिला जो यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, ये सब कल हम देख लिए थे। तत्पश्चात हमने ये देखा था कि भाई पड़ोसी राज्य हमारे कौन कौन से हैं, तो आज वहीं से चालू करते हैं क्योंकि कल हम पढ़ लिए थे, फिर भी पड़ोसी राज्य से आज चीजों को चालू करेंगे ताकि कुछ चीजों को और वहां पे देखा जा सके। ठीक है, ये अपना प्यारा सा छत्तीसगढ़। ठीक है, जिले कल हमने देख लिए थे कौन कौन से जिले हैं, पड़ोसी राज्य भी कल हमने देख लिया था, है ना, कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य के बाद भू आविष्ठित जिले और सीमांत जिले भी देख लिए थे कि कौन कौन से सीमांत जिले हैं, कितने हैं उनकी संख्या, तो कितनी है सीमांत जिलों की संख्या, तो सीमांत जिलों की संख्या 22 है। और भू आविष्ठित जिले जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या आपकी 11 है। तो कुल जिलों की संख्या 33, सीमांत जिलों की 22 और भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी, 11। तो ये यहां तक हम कल पढ़े थे। आज चीजों को हल्का सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमें देखना है सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। स्थिति एवं विस्तार देखेंगे अक्षांशों की एवं देशांतरों की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है ना। अब इस पृथ्वी में ऐसी बहुत सी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो कि कैसी हैं, तो आड़ी है, खड़ी नहीं है, आड़ी है ना। तो पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अक्षांश। किसको, पृथ्वी पर खींची गई इस आड़ी रेखा को। ठीक, ऐसा पूरा ऊपर तक का चला जाएगा ये, यहां तक के, ऐसा मैं थोड़ा दूर दूर पे बना देता हूं। ठीक है, तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है जो कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची जाती है ना। इस अक्षांश के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बीच में एक कोणीय दूरी होती है।
जो कि 1 डिग्री की होती है। मतलब सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते 90 डिग्री तक के अक्षांश जाता है। ठीक है, अक्षांश से विस्तार में अक्षांश कहां तक के जाता है? 90 डिग्री तक के जाता है। अब इन अक्षांशों में परिवर्तन से क्या होता है? तो इन अक्षांशों में परिवर्तन से मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें परिवर्तन देखने को मिलता है? जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम 0 डिग्री अक्षांश में खड़े हुए हैं तो वहां पर हमको क्या दिखेगा? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, है ना? नहीं, यहां पर क्या होगा? ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडी होगी। फिर धीरे धीरे जब हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, है ना, तो गर्मी 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 सॉरी, बहुत ज्यादा गर्मी, है ना, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी के बाद ठंडी 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 ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी, फिर नीचे आएंगे तो ठंडी ठंडी ठंडी, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, फिर गर्मी, ठंडी 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 और बहुत ज्यादा ठंडी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम यहां पर देखेंगे तो अक्षांशों में परिवर्तन से बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जो जानवर लद्दाख साइड मिलते हैं वो रायपुर में नहीं मिलते हैं ना, ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक, तो ये हो गया अक्षांश, है ना। अब बेसिकली क्या है कि जैसे ऊपर में अक्षांश है वैसे नीचे में भी अक्षांश है, जिसकी भी कोणीय दूरी कितनी है? 1 डिग्री की, और नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री है और ऊपर भी 1 डिग्री 2 डिग्री है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम किस 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे जानने योग्य जो है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वो आधार रेखा है। क्या है? आधार रेखा। उसको मानक बना लिया अपन, आधार बना लिया, बेस बना लिया। उसके ऊपर जितने भी काल्पनिक अक्षांशीय रेखाएं हैं उसको उत्तरी दिशा में होने के कारण उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और नीचे की दिशा में जितनी भी रेखाएं हैं वो दक्षिण की दिशा में होने के कारण दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इधर वाले अक्षांशीय रेखाओं को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश, और इधर वाले को क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो ये तो था अक्षांश। इसके बाद बात करते हैं देशांतरों की। ठीक है, देशांतरीय रेखा की। तो देशांतरीय रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त होती है। जो अक्षांश थे हमारे वो पूर्ण वृत्त हुआ करते थे, है ना। ये कैसा है? ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ऐसा इधर भी बनेगा उधर भी बनेगा। इनके बीच भी कोणीय दूरी होती है जो कि 1 डिग्री की होती है। तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा करते करते 180 डिग्री तक जाता है। इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए इधर 180 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो जो देशांतर है वो एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। ये एक अर्धवृत्त होते हैं। और जिस प्रकार अक्षांशों में परिवर्तन से हमने क्या देखा था कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही देशांतरों में परिवर्तन से समय में परिवर्तन दिखाई देता है। किसमें परिवर्तन देख पाते हैं अपन? समय। ठीक है, और 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री में अगर हम बात करें तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क देखने को मिलता है। कितने मिनट का? 4 डिग्री का। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जिसको अपने को पहले समझना था। अब इसके बाद थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं। देखो, भारत यहां कहीं पर है। ठीक है, भारत यहां कहीं पे मौजूद है। ठीक है, अब अगर अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो जैसा कि हमने देखा 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब कहां है? उत्तरी अक्षांश में। अब अगर देशांतरी स्थिति की बात करें तो 0 डिग्री आधार है। इसके पूर्व दिशा में जितनी भी देशांतरी रेखा है वो पूर्वी देशांतर, और इसके पश्चिम दिशा में जितनी भी अक्षांशीय रेखा है वो पश्चिमी देशांतर। तो भारत कहां पर है? 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में मौजूद है। तब अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो कहां पर? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरी स्थिति की बात करें तो कहां पर? पूर्वी देशांतर में। तो इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है। क्या बोल सकते हैं इसे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है। मौजूद है क्या? अब अगर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है तो छत्तीसगढ़ तो इसके अंदर यहां कहीं पे मौजूद है ना। तो छत्तीसगढ़ की भी अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर या उत्तर पूर्वी गोलार्ध। हाँ या ना? ठीक, तो कहां है? उत्तरी अक्षांश में है भारत और पूर्वी देशांतर में। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति यही है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, हमसे पूछे छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर मौजूद है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय स्थिति बोलेगा तो ये, और वो बोलेगा तो वो। ठीक है साहब,
अब थोड़ा सा इधर आइए, है ना। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, तो इस छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा ना हर दिशा में, जो कि उसका अंतिम बिंदु होता होगा, अर्थात जिसके बाद छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाता होगा। उत्तर दिशा में बात करें तो उत्तर दिशा में इस बिंदु से आगे गए तो छत्तीसगढ़ खत्म, दक्षिण में गए तो उस बिंदु से आगे गए तो, है ना। तो उसी बिंदुओं की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी पॉइंट यहां पर, सबसे दक्षिणी पॉइंट यहां पर, सबसे पश्चिमी पॉइंट यहां पर और सबसे पूर्वी पॉइंट यहां पर, है ना। तो उन्हीं जगहों के सबसे पहले तो हम नाम देख रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग की बात की जाए तो बलरामपुर जिले का रामानुजगंज, क्या याद रखेंगे, रामानुजगंज बलरामपुर जिले में, ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाता है। वहीं दक्षिणी हिस्से में देखें तो सुकमा जिले में कोंटा, इसके बाद छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाता है। ठीक है। पश्चिमी हिस्से की बात की जाए तो बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम बीजापुर छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। अगर पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो जशपुर जिले का जशपुर नगर, जशपुर जिले का जशपुर नगर, है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी है बलरामपुर जिले का रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग है कोंटा सुकमा जिले का, पश्चिमी भाग है भोपालपट्टनम बीजापुर में, और पूर्वी भाग है हमारा जशपुर जिले का जशपुर नगर, है ना। तो अब इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, क्या याद रखना है, कोऑर्डिनेट्स। तो आइए देखते हैं ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले नीचे से चालू करेंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से बाएं, बाएं से दाएं। कहां से, सबसे पहले नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से बाएं, बाएं से दाएं। तो सबसे पहले याद रखना है नीचे 17, क्या याद रखोगे, बोलिए, नीचे 17, नीचे 17, ऊपर 24, 17 24 80 84, बोलिए 17 24 80 84, 17 24 80 84, 17 24 80 84, ठीक है। फिर उसके बाद अब ऊपर से चालू करेंगे अपन, कहां से चालू करेंगे, ऊपर से। हाँ सुन, ठीक है। तो नीचे 17, ऊपर 24 80 84, 17 24 80 84। अब ऊपर से चालू करते हैं ना। ऊपर लिखे 5, 5 में 10 जोड़ दिए कितना हो गया 15, 15 में 10 जोड़ लिए कितना हो गया 25, 5 15 25, और 5 में एक घटाए 4, 5 में एक जोड़े 6, ठीक है। तो 5 10 जोड़े 15, 10 जोड़े 25, 5 में एक घटाए 4, 5 में एक जोड़े 6, तो ये हो गया 46। अब अगर इसको एक साथ बोले तो क्या हो गया वो, 17 डिग्री 46 मिनट, क्या हो गया 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट। फिर से 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है, हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अगर हम इसकी बात करें, देखो हमने अक्षांश को क्या पढ़ा था, लेटी हुई रेखा, आड़ी रेखा। तो यहां पर आड़ी रेखा ही खींची गई है, तो ये क्या है, अक्षांश है। तो इसको क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। वहीं देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो ये देखो खड़ी रेखा, ठीक है। तो ये देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक, है ना। 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट। बेसिकली अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये एड्रेस अधूरा है। जैसा कि हमने पिछले इस पर्टिकुलर पेज में पढ़ा था कि यहाँ पर दो ठोक 17 डिग्री 46 मिनट होगा, दो ठोक 80 डिग्री 15 मिनट होगा, सब दो दो होगा। तो हमको एग्जैक्ट एड्रेस बताना है। अब आप लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, मतलब कहां पर, उत्तरी अक्षांश में।
अतः हमारी अक्षांशीय स्थिति कहां पर होगी? उत्तरी अक्षांश में। तो हमें यहां पर क्या बताना है, जब हम एड्रेस पूरा बताएंगे कि छत्तीसगढ़ 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं अगर देशांतरी स्थिति की बात की जाए तो हमने देखा था यहां पर कि छत्तीसगढ़ कहां पर है, तो पूर्वी देशांतर में है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के कहां पर है, देशांतर के कहां पर है, तो पूर्वी दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। तो जब भी कोई हमसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की देशांतरी स्थिति कहां पे है, तो हमें बताना है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया देशांतरी विस्तार। क्लियर है क्या? अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां बताएंगे? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक बताएंगे? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्या यह क्लियर है? तो हाँ, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग रामानुजगंज, सबसे दक्षिण कोंटा, सबसे इधर भोपालपट्टनम, सबसे पूर्वी कौन सा? तो आपका जशपुर नगर है ना। अब अगर मैं बात करूं इस छत्तीसगढ़ के विस्तार की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में विस्तार की। तो अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ के विस्तार की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण विस्तार की, है ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 700 किलोमीटर का है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? लगभग 700 किलोमीटर। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ के अगर, है ना, कौन से विस्तार की? तो पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो ये कितना है? तो ये है 435 किलोमीटर। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के, मैंने बनाया ऐसे है, बट इसका मतलब ये है कि अगर यहां से मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूं और यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लूं, तो इन दोनों के बीच का मैक्सिमम स्ट्रेच कितना होगा? 435 किलोमीटर। वैसे ही सेम, अगर मैं यहां से यहां तक के एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और क्या करूं, तो ये कितना हो जाएगा? 700 किलोमीटर्स, है ना। इसको अपने को ध्यान में रखना है। अर्थात छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी से सबसे दक्षिणी विस्तार के बीच 700 किलोमीटर की का डिस्टेंस देखने को मिलेगा, और सबसे पश्चिमी से सबसे पूर्वी के बीच में 435 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? बढ़े हल्का सा आगे। ठीक है, अब अपन पड़ोसी राज्य देखे थे ना, थोड़ा सा और उसमें चीजों को बढ़ाते हैं। नहीं, पहले अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार के बाद और कुछ चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। ये क्लियर है ना? एक बार मेरे को लिख के बता दो ना, क्योंकि लिखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ आगे बढ़ जाना है। बताइए लिख के फटाफट। ओके लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन वहां पे लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई। अब थोड़ा सा कुछ चीजों को देखना है, देखिए, है ना। ठीक, यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। बहुत इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों को विशिष्ट नाम भी दिया गया है। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर हम देखें छत्तीसगढ़ का विस्तार, है ना, क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का विस्तार।
तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक के है उत्तरी अक्षांश। क्या 17 से कहां तक के 24 के बीच में 23.5 आएगा क्या? तो हाँ आता है। तो क्या कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरेगी क्या? क्या कर्क रेखा कहां से होकर के गुजरेगी? छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरेगी क्या? तो हाँ गुजरेगी। तो एक कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरने वाली है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरेगी? छत्तीसगढ़ से। कौन कौन से जिले से होकर के गुजरी? तो एम, सी, बी, कोरिया, ठीक है, कौन सा? सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो 4 जिलों से होकर के गुजरी। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। अब वापस आते हैं इधर। ठीक है, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रेखा अपने को ध्यान में रखनी है जिसका नाम है ये वाली, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे हम लोग आईएसटी रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि हमको कश्मीर से कन्याकुमारी में एक ही घड़ी चलवाना है। ठीक है, क्या चलाना है? एग्जैक्ट एक घड़ी चलवाना है। तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस होता है ना। हमने देखा कि देशांतरों में परिवर्तन से क्या हो रहा है? समय में परिवर्तन होता है और 1 डिग्री देशांतर में परिवर्तन से 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण ले तो छत्तीसगढ़ में अक्षांशों में 4 डिग्री का फर्क है। तो 4 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 16 मिनट। इसका मतलब अगर यहाँ पर 12:16 हुए हैं तो यहाँ पर कितना बजेगा? 12 बज रहा होगा। तो 12 यहाँ 12:16। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तो 2 घंटे का फर्क आ जाएगा ना, इधर से इधर में। तो इसलिए हमने क्या फैसला किया कि भारत देश के बीचों बीच के एक स्थान के समय को हम क्या बना ले? भारतीय मानक समय बना ले। तो इलाहाबाद के निकट जो नैनी है या मिर्जापुर है, वहां का जो टाइम है उसको हमने क्या मान लिया? आदर्श मानक समय रेखा माना और उसके समय को हमने पूरे देश का समय मान लिया। इसका मतलब अभी जो छत्तीसगढ़ में समय बज रहा है, आप जहां जहां बैठे हैं वहां जो भी समय हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल समय हमारे, जैसे मैं रायपुर में हूं तो रायपुर में अभी मुझे घड़ी में दिख रहा है 12:39 हो रहा है। तो ये रायपुर का समय नहीं है, ये इलाहाबाद के नैनी में या मिर्जापुर में क्या हो रहा है? 12:39 हो रहा है। हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है एक्चुअल टाइम, क्योंकि टाइम किस पे डिपेंड करता है? तो टाइम डिपेंड करता है आपके आपके देशांतरों की स्थिति पे। बट यहां पर हमने क्या मान लिया? भारत देश में एक पर्टिकुलर जगह है मिर्जापुर, वहां के समय को हमने आदर्श समय माना और पूरे देश के समय को एकीकृत कर दिया। एक देश एक समय के सिद्धांत पे हमने काम किया। तो जो कश्मीर में बज रहा है वही कन्याकुमारी में भी बज रहा है, वही छत्तीसगढ़ के रायपुर में, बिलासपुर में, सुकमा में, हर जगह बज रहा है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, इसीलिए ये रेखा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी। अब कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार देखिए तो कहां से कहां? 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट के बीच क्या कहीं पर 82.5 डिग्री नहीं आएगा? आएगा ना। क्या आएगा? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री आएगा तो क्या आईएसटी छत्तीसगढ़ से होकर के नहीं गुजरेगी? तो बिल्कुल गुजरेगी। तो आईएसटी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 7 जिलों से होकर के। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला तो स्वयं कोरिया, दूसरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले कोरिया, कोरिया के बाद मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बाद अपना कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, है ना। तो ये कौन सा जिला है? तो ये है कोरबा। ये कौन सा जिला है? तो ये है जांजगीर चांपा। ये कौन सा जिला है? तो ये है बलौदा बाजार। ये कौन सा जिला है? तो ये है महासमुंद। ये कौन सा जिला है? गरियाबंद। तो कुल 7 जिलों से होकर के गुजरती है पहला कोरिया। इस बीच ये सोनहत के पास में एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करती है कोरिया जिले में। कहां पर? कोरिया जिले के सोनहत, है ना, यहां पर एक बालम की पहाड़ी है। इस बालम पहाड़ी सोनहत में एक दूसरे को कटान करती है। क्या करती है? कटान बिंदु कौन सा है? तो कोरिया जिले का सोनहत, बालम की पहाड़ी। इसको रखना है अपने को ध्यान। ठीक, तो आईएसटी हो गया और कर्क रेखा हो गया। आईएसटी कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको अपन रखेंगे याद, रख सकते हैं। बढ़े थोड़ा सा आगे। क्या देखेंगे कि फलाना राज्य हमारे कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि राज्यों की स्थिति छत्तीसगढ़ के दिशा की तुलना में, अर्थात एक्स राज्य, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश राज्य, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य कहाँ है ना, महाराष्ट्र कहाँ है, झारखंड कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, इसकी बात करनी है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ में यहां पे खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ देखें तो हमको कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हम उत्तर पूर्वी दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? झारखंड। अगर पूर्वी दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? उड़ीसा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी दिशा में कोई राज्य नहीं है क्योंकि उड़ीसा का ही विस्तार बहुत लंबा फैला हुआ है, तो हम पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों में ही उड़ीसा आ सकता है। अगर दक्षिण दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? आंध्र प्रदेश। अगर हम दक्षिण पश्चिमी दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? तेलंगाना। अगर हम पश्चिम दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? आपका सॉरी, महाराष्ट्र। और अगर उत्तर पश्चिम दिशा में देखें तो कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर में यूपी, उत्तर पूर्व में झारखंड, उत्तर पश्चिम में एमपी, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ये तो अब क्या पर्सपेक्टिव था कि छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में कौन से राज्य हैं। अगर हमसे उल्टा पूछ ले तो
कि भाई छत्तीसगढ़ फलाना राज्य के पर्सपेक्टिव में या उसके परिप्रेक्ष्य में कौन सी दिशा में मौजूद है। तो अब हमको क्या करना है, उस राज्य में खड़े होना है और इस तीर को ना देख करके दूसरे तीर को देखना है और उसमें जो दिशा होगी उसको बताना है। जस्ट अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है, तो दूसरा तीर देखना है जो कि कौन सा दिशा दिखा रहा है, दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, छत्तीसगढ़। झारखंड के दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। क्लियर है क्या, बताएंगे एक बार। ठीक है, तो यहां से हमारी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी खत्म होती है ना। क्या खत्म होती है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होती है यहां से खत्म। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, तो मेन सिलेबस हम चालू करेंगे। क्या चालू करने वाले हैं, मेन सिलेबस यहां से चालू होता जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो ओके लिख दो एक बार। ठीक है, आज एक टॉपिक चालू करेंगे, ऊर्जा। भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ एक जीरो पावर कट स्टेट है। छत्तीसगढ़ विद्युत ऊर्जा के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य के तौर पे देश भर में उभरा है और देश की बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जाओं की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य करता हुआ आया है। तो आइए छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के अर्थात विद्युत के कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसईबी, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। कब की गई, तो 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसईबी की स्थापना, है ना। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, ये एक संस्था थी जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का उत्पादन, विद्युत का पारेषण और विद्युत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको संभाला जाता था। आगे चल के सरकार को यह समझ में आया कि ये जो सरकारी कंपनी है वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है। तो सन 2008 दिसंबर माह में सरकार ने फैसला किया कि हम इस सीएसईबी जो है इसको समाप्त कर देंगे, इसका विघटन कर देंगे और इसके स्थान पे 5 निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी, इसकी स्थापना करेंगे, ऐसा उन्होंने फैसला किया। अब इन्होंने क्या बनाया, 5 निजी कंपनी बनाए, जिसमें से पहली कंपनी बनाया CSPGCL, दूसरी कंपनी बनाया CSPSCL, फिर तीसरी कंपनी बनाए CSPTCL, चौथी कंपनी बनाए CSPDCL और पांचवी कंपनी बनाए CSPTCL। तो इस प्रकार कुल 5 कंपनियों की स्थापना की। कौन कौन सी, तो CSPGCL, CSPSCL, CSPTCL, CSPDCL और CSPTCL। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो यह है, छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा राजधानी है वो है कोरबा। और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन कहां पर होता है, तो कोरबा में होता है। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं अपन इन कंपनियों को समझने के लिए कि विद्युत का उत्पादन कहां से कर रहे हैं, कोरबा। तो सबसे पहले कोरबा के जो प्लांट्स है वहां पे हमने क्या किया, पावर जनरेट किया। तो पावर के जनरेशन के लिए एक कंपनी बना दी जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। क्या बनाए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। फिर उसको जनरेट करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करके रखे। क्या करके रखें, थोड़ा सा होल्ड करके रखे वहां पे। तो होल्ड करके रखने के लिए वहां पर क्या बनाया, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, समझने के लिए बस, है ना। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अब उसको होल्ड करने के लिए बनाए थे क्या, नहीं। ठीक है, वीडियो क्लियर है क्या, वीडियो क्लियर है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या किए, पावर जनरेट किए तो पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बनाए, फिर पावर को वहां पे होल्ड करके रखे तो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बनाए। अब वहां पे पावर को होल्ड करने के लिए नहीं रखे थे हम लोग, हमको तो उसको काम पहुंचाना था, अलग अलग जगह पहुंचाना था, रायपुर भेजना था, दुर्ग भेजना था, बिलासपुर भेजना था, जगदलपुर भेजना था। तो हमने क्या किया, पावर को ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन। तो पावर के ट्रांसमिशन के लिए एक कंपनी लिमिटेड बना जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। क्या बना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। उसके बाद क्या हुआ, पावर को केवल और केवल कोरबा में या रायपुर में रखने के लिए भी नहीं बनाए थे, घर घर पहुंचाना था। तो उसके लिए क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड खोले। तो कौन सी कंपनी खोला गया, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब उसको फ्री में देने के लिए बनाए थे क्या, नहीं। तो इधर से क्या देते, बिजली देते, और उधर से क्या लेते, पैसे लेते। तो इसे कहा जाता है आपका ट्रेडिंग, है ना, किसी एक चीज को दे करके उसके स्थान पे दूसरी चीज प्राप्त करना ट्रेडिंग कहलाता है। तो उसके लिए कंपनी बनाए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो कुल 5 कंपनियों की स्थापना की गई, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो इसको अपने को रखना है ध्यान, ठीक है। अब आगे चल के क्या होता है, आगे चल के होता है ये कि सन 2023 के आते आते, कहां आते आते, सन 2023 आते आते सरकार को यह समझ में आ जाता है कि 5 कंपनियों की नीड भी नहीं है। तो सरकार ने फैसला किया कि हम ये वाली जो कंपनी है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसका जो मर्जर है वो इसके साथ में कर देते हैं, अर्थात विलय कर दिया गया, किसका, पावर होल्डिंग का पावर ट्रांसमिशन के साथ। इसका मतलब ये है कि पावर होल्डिंग के जितने भी काम थे अब वो कौन से कंपनी के अधीन हो जाएंगे, पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की। वहीं पर यहां अगर हम देखें तो पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का खत्म कर दिया गया और पावर ट्रेडिंग कंपनी के सारे कार्यों का हस्तांतरण किसको कर दिया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो वर्तमान में कुल 3 कंपनियां यहां पर मौजूद है, जिसमें से एक है सीएस पीजीसीएल, दूसरी है सीएस पीटीसीएल और तीसरी है सीएस पीडीसीएल, सॉरी, पीटीसीएल, पीडीसीएल और पीजीसीएल, है ना। तो 3 प्रमुख कंपनियां यहां पर मौजूद है। अब अगर हम बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 जब सीएसईबी की स्थापना हुई, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा क्षमता थी 1360 मेगावाट्स। कितनी थी, 1360 मेगावाट, जो कि आज, इसका मतलब सितंबर 2025, ठीक है। आप बोलेंगे आज तो 2026 है सर, वो भी लगभग जुलाई खत्म होने को अगस्त है। तो ये डेटा जो है वो सितंबर लास्ट ईयर तक का लिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो वहां तक के आंकड़े को हमको ध्यान रखना है ना। तो सितंबर 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट्स है। कितनी है, 2978.7 मेगावाट। तो 1360 मेगावाट से बढ़ करके हमारी क्षमता कितनी हो गई है, तो 2978.7 मेगावाट, जो कि 119% का ग्रोथ है। कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 119%, 1360 से बढ़ करके 2978.7 मेगावाट, 119% का ग्रोथ हम देख पाते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहां तक, ठीक। इसके बाद अब कल आएंगे अपन, कल ऊर्जा वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी चूंकि मैं चालू इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगले क्लास का समय हो चुका है और इस टॉपिक को थोड़ा सा 20-25 मिनट की आवश्यकता है ना। तो 20-25 मिनट चालू करने के बाद लगातार हमको चाहिए होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं और यहां पर रोक करके बाकी चीजों को हम कल आगे बढ़ाएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।